92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी लिखी हुई कहानी पापा का बोतल प्रेम बिना किसी एड ब्रेक के। सुबह के 5 बज रहे थे और मैं अपने बिस्तर पे आधा सोया आधा जागा पेट के बल लेटा था। बगल के सिंगल बेड पे मेरा 12 साल का बड़ा भाई आयुष नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे अक्सर लगता था कि वो मैथ्स में कमजोर होने की खुन्नस नींद में 11 के टेबल्स पढ़ के निकालता था। मैं यूं तो 8 बजे मम्मी के मेरी चादर झटके से हटा देने के बाद ही उठता था, लेकिन आज मैं जानबूझ के पास की मस्जिद की पहली नमाज के साथ ही उठ गया था। मैं असल में एक चौकन्ने सिपाही की तरह न्यूज़पेपर हॉकर का वेट कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि कैसे न्यूज़पेपर वाले भैया रोज एकदम सही निशाना मार के 100% एक्यूरेसी के साथ सड़क पे खड़े होके 2 मंजिल ऊपर की बालकनी में न्यूज़पेपर डाल देते हैं। हमारे यहाँ अखबार पहले कभी आता नहीं था। पापा कहते थे कि ये पैसे की बर्बादी है, ऐसा क्या है पेपर में जो टीवी पे नहीं दिखता। लेकिन 1 महीने से दादा दादी याद शहर आए हुए थे और उनको रोज चाय के साथ अखबार मिलना जरूरी था। दादाजी को 2 पेज खास करके पसंद थे। पेज नंबर 7 जिसमें एडिटोरियल आता था और पेज नंबर 13 जिसमें दिमाग को टेढ़े मेढ़े कर देने वाले पजल्स और किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी आती थी। दादाजी को ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी का बड़ा शौक था। पिछली बार आए थे तो इसी ज्योतिष के कॉलम की रोज धज्जियां उड़ा देते थे। कहते कि ये क्या बकवास लिख रहा है, कुछ ज्ञान नहीं है इसको। बल्कि उन्होंने उस बार पेपर के एडिटर को एक गुस्से भरी चिट्ठी भी लिख डाली थी उस ज्योतिषी की गलतियां बताते हुए। लेकिन इस बार कुछ दिन से अखबार में ज्योतिष के कॉलम में कोई नुक्स नहीं निकाल रहे थे। दादाजी मुझे बड़े अच्छे लगते थे, दादी भी अच्छी लगती थी, लेकिन दादाजी मेरे हीरो थे। मैं अक्सर सोचता था काश पापा भी दादाजी जैसे होते। दादाजी मेरी छोटी सी बेवकूफी भरी दुनिया को समझते थे, मुझसे मेरे बराबर का, मेरा हम उम्र होके मिलते थे। एक दिन कमरे में आ गए जब मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी टी शर्ट की बांह ऊपर उठा के अपने पतले पतले बाजुओं के बाइसेप्स मसल्स की गोलाई एक धागे से नाप रहा था। अचानक दादाजी को दरवाजे पे खड़ा देखा। मुझे लगा कि जैसा पापा कहते दादाजी भी मुझ पे हंसेंगे, डांटेंगे, कहेंगे चलो पढ़ाई करो, जब देखो बेकार के काम में लगे रहते हो। लेकिन दादाजी पास आए, मेरे हाथ से धागा लिया और बोले लाओ ज्योमेट्री बॉक्स से स्केल निकालो, नापते हैं। यार ये तो 4 इंच भी नहीं है। कल से थोड़ा दूध और पियो वरना अपने क्लास वालों से पीछे रह जाओगे, और चना खाया करो। मैंने कहा दादाजी तब 5 इंच के हो जाएंगे मेरे बाइसेप्स, राहुल के ऑलरेडी 5 इंच के हो गए। तब तक तो मैं 10 साल का हो गया था। मम्मी कहती थी बिग बॉय हो गया हूं। लेकिन जब छोटा था तब पापा भी ऐसे ही मुझको एक दोस्त की तरह लगते थे। वो ऑफिस से आते टाइम बाजार से मेरे लिए रोज गोल गोल ऑरेंज टॉफी लेके आते थे। संडे को हमको घुमाने ले जाते थे। बुढ़िया के बाल जानते हैं आप, जिसे अब कैंडी फ्लॉस कहते हैं, वो बुढ़िया के बाल खिलाते थे। लेकिन 2 साल से पापा बदलने लगे थे। जब से वो जोर जोर से बोलने वाले अग्रवाल अंकल हमारे घर के पास रहने आए थे, पापा उनके साथ काफी टाइम बिताने लगे थे। अब रोज टॉफी वाली दुकान के बाद उससे 2 दुकान छोड़ के सिटी वाइन शॉप में भी जाने लगे थे। वहां ऑफिस से लौटते न जाने कितने अंकल भीड़ लगा के खड़े रहते थे। पापा घर आते, अपने कमरे में जाते और मैंने कई बार देखा था कि वो अपने बैग से मुझको देने के लिए टॉफी के अलावा काले प्लास्टिक के लिफाफे में लिपटा कुछ निकाल के लकड़ी वाली अलमारी में अपनी कमीजों के पीछे रख देते थे। पापा जानते नहीं थे, लेकिन मैंने दादाजी को दादी और मम्मी से कहते हुए सुन लिया था चाहे जितने महीने लग जाएं, दादाजी इस बार वापस जाने वाले नहीं थे जब तक उनका काम न पूरा हो जाए। जैसे मुझको अपने बाइसेप्स को दूध पी पी के 5 इंच करना था, दादाजी का 1 पॉइंट एजेंडा था, अपने बेटे यानी मेरे पापा का बोतल प्रेम छुड़ाना। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे।
जब मैं छोटा था तो हम बच्चे लोग पड़ोस के अंकल की बड़ी मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो शराब के नशे में धुत घर लौटते थे। लौटते क्या, लौटते थे। कभी यहां गिरे, कभी वहां गिरे। घर पे जब वो अपनी वाइफ से लड़ाई करते थे तो सारी बातें सारा मोहल्ला सुनता था। मैं अक्सर सोचता था, इनके बच्चों को कैसा लगता होगा। शराबी पापा, कैसे होते होंगे शराबी पापाओं के बच्चे। जब और बच्चे पीठ पीछे उनके पापाओं की हंसी उड़ाते होंगे, तब उनको कैसा लगता होगा। जब वो शराब के नशे में उनकी मम्मियों पे हाथ उठाते होंगे, तब उन बच्चों को कैसा लगता होगा। जब वो पापा पापा नहीं सिर्फ एक मजाक रह जाते होंगे, तब उनको कैसा लगता होगा। मेरे पापा अभी लड़खड़ाते हुए सड़कों पे गिरते नहीं थे। अपनी लत को बाकी परिवार से छिपाने के तरीके उनको आते थे, या फिर वो सोचते थे कि उनको आते थे, क्योंकि उनकी जबान को लड़खड़ाते सुना था मैंने। उनकी आंखों में जो उभर आती थी, उन लाल लकीरों को देखा था मैंने। उनके कोट से आती महक को पहचानने लगा था मैं। शराब की लत के कारण पापा अपने परिवार को भूलने लगे थे, और मम्मियां जैसे सारे परिवारों की गलतियां, बुराइयां, कमजोरियां, ऐब खूबसूरती से छुपाती हैं, वैसे ही मेरी मम्मी ये भी छुपाती रहती थी। मैं सिर्फ 10 साल का था, पर सब समझता था कि वो जब अक्सर बिन बात पे हंस देती थी, तो क्यों उनकी आंखें रोई रोई रहती थी। मेरे पापा नकुल अग्निहोत्री म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे। नंबरों से खेलना उनका शौक था। जब वो बच्चे थे, तब से मैथ्स में सबसे तेज जो थे। अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे, कभी किसी से हारे नहीं थे। लेकिन अब खुद से हार रहे थे, शराब की बोतल से हार रहे थे। अपने गांव से बहुत साल पहले याद शहर आने वाले, सीधे सादे, मेहनत की खाने वाले, परिवार से प्यार करने वाले मेरे पापा न जाने कब एक शराबी बन गए थे। ऑफिस में बॉस ने कई बार वार्निंग भी दी थी कि अगली बार ऑफिस में शराब पीते हुए पकड़े गए तो सस्पेंड कर दूंगा। सुना था अक्सर ऑफिस में भी मुंह से शराब की बू आती रहती थी। मम्मी की एक फ्रेंड बन गई थी उनकी कॉलीग विमला आंटी। वो झिझकते हुए बताती थी कि फीमेल कॉलीग्स ने तो पापा से बात तक करनी छोड़ दी थी। जब से उनको शराब पीने के लिए उकसाने वाले नए दोस्त मिल गए थे, पुराने दोस्तों ने भी बचना शुरू कर दिया था। लेकिन हम, उनसे फिर भी प्यार करने वाले हम, घर पे उनके सामने ऐसी एक्टिंग करते थे जैसे सब कुछ ठीक हो, लेकिन पीठ पीछे योजनाएं बनती रहती। मम्मी कहीं से कोई दवा लाई थी जो खाने में मिला देने से सुना था लत छूट जाती थी, लेकिन उससे खाने का स्वाद थोड़ा फर्क हो जाता था। और मम्मी घबरा रही थी कि अगर पापा को जरा भी शक हो गया तो वो और अपनी लत के अंधे कुएं में गहरे जाके बैठ जाएंगे। उस दिन रोज की तरह दादाजी बैठे धूप सेक रहे थे और दादी जोर जोर से उनको दिन भर का राशिफल पढ़ के सुना रही थी। अंदर किचन में मम्मी शाम के खास खाने की तैयारियां कर रही थी। मेरी छोटी बुआ यानी पापा की सबसे छोटी बहन सुधा की शादी की बात चल रही थी। शाम को उनको लड़के वाले मिलने आ रहे थे। बुआ भी हॉस्टल से बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाली थी। दादी घर के सारे मेंबर्स का राशिफल पढ़ के जब पापा के राशिफल वृश्चिक पे पहुंची तो ठिठक गईं। ये तो सब सच लग रहा था। आज किसी शुभ काम का प्रारंभ होगा। अगर घर के किसी सदस्य के विवाह से संबंधित कार्य हो तो नीले वस्त्र धारण करें। अंदर से पापा सब सुन रहे थे। इधर दरवाजे पे घंटी बजी। हमारे पड़ोसी डॉक्टर अहमद थे। पापा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकले, स्कूटर स्टार्ट की और ऑफिस चले गए। कमीज बदल के नीली पहन ली थी। डॉक्टर अहमद दादाजी से बोले, बाबूजी मैंने रिपोर्ट्स देख ली हैं। घर की बात है इसलिए सब कुछ साफ साफ कहना ही ठीक है। नकुल की हालत ठीक नहीं है। उसका लिवर जवाब दे रहा है। सिरोसिस की शुरुआत है। अगर शराब नहीं छोड़ी तो जान पे बन सकती है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे।
ड्राइंग रूम में ठहाके गूंज रहे थे। बुआ से मिलने आए लड़के वाले खूब खा रहे थे, खूब बोल रहे थे और खूब हंस रहे थे। मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन मम्मी खुश लग रही थी। लड़के वालों का खुश होना पिछली 3 बार की मुलाकातों में नहीं हुआ था। 3 और लड़के आ चुके थे घर। तीनों ने शादी के लिए मना कर दिया था। पापा की शराब की आदत की खबरें पहुंच चुकी थी उन तक, और शायद ये सोचते होंगे, जो सही भी था, कि दहेज की उनकी भूख पूरी नहीं कर पाएंगे हम लोग। 2 को कुंडली में कुछ दोष नजर आया। गुस्सा आता है जब अब पलट के देखता हूं उन दिनों की ओर, लेकिन तब भी मेरा मन सोचता था, ये लड़के वाले ही क्यों आते हैं बुआ को देखने? बुआ, मम्मी, पापा, मैं और भाई क्यों नहीं जा सकते लड़के को देखने? ये तो एग्जाम के रिजल्ट्स की तरह हुआ ना। उन्हें ये पावर किसने दिया कि 1 घंटा मिलके मेरी बुआ को फेल कर दे? कैसा लगता होगा बुआ को या किसी भी लड़की को ऐसे रिजेक्ट होने के बाद? वो कौन होते थे रिजेक्ट करने वाले? वो क्या परफेक्ट थे? मैं भी इंटरव्यू करना चाहता था लड़के का, मैं भी उसको फेल करना चाहता था। उस दिन लड़के के पापा ने पूछा, अग्निहोत्री जी नहीं आए? पापा तब तक ऑफिस से आए नहीं थे और सब लोग यही मना रहे थे कि शराब पी के लड़खड़ाते आने से तो भला यही है कि वो लड़की वालों के सामने ना ही आए, कोई बहाना बना लिया जाएगा। इस बीच पकौड़े हिट हो गए थे और बाद में मम्मी के हाथ की कढ़ी तो सुपर हिट। लड़के के पापा ने डिनर के बाद कॉफी का मग उठाते उठाते बुआ को कह दिया, बेटी, अगर आप अपनी माँ के आधे भी गुण सीख पाई हैं तो आपसे अच्छी बहू हमको कहीं नहीं मिल सकती। मिसेस अग्निहोत्री, भाई अब जल्दी से शादी की तारीख निकलवाते हैं और ऐसा जबरदस्त खाना खाने के लिए हमको दोबारा बुलवाइए। फिर ड्राइंग रूम हंसी से भर गया। तभी बाहर स्कूटर आके रुका। पापा घर वापस आ गए थे। थैंक गॉड शराब की बोतल आज आंखों या जुबान से नहीं बोल रही थी, कम पी थी, शायद मेहमानों का लिहाज करके। मेहमानों के जाने के बाद मुस्कुरा के बोले, मैंने नीली कमीज पहनी थी ना, इसलिए बात पक्की हुई है। सब हंस पड़े। बड़े दिनों के बाद पापा के साथ हंस रहा था ये परिवार। कुछ हफ्ते और गुजर गए। मैं अब रोज जल्दी उठने लगा था। रोज सुबह अखबार वाले भैया को निशाना साध के पेपर फेंकते हुए देखना जो था। बड़े भाई आयुष का नींद में बड़बड़ाना अभी कम नहीं हुआ था, बल्कि बढ़ गया था। लेकिन अब मुझको लगता था कि वो 11 के टेबल्स नहीं, नींद में किसी लड़की का नाम लेता हुआ उससे बातें करता था। मैंने सोच रखा था कि जैसे ही दिवाली पे घर के लोगों से कुछ कमाई होगी, मैं एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर खरीद लूंगा और उसमें आयुष का लड़कियों का नाम लेके यूं बड़बड़ाना रिकॉर्ड करके उसको ब्लैकमेल करूंगा। इस बीच मेरे बाइसेप्स मसल्स 4 से 4.25 इंच होने को भी तैयार नहीं थे। मैं रोज दूध पी रहा था, लेकिन कुछ फल नहीं दिख रहा था। अब राशिफल वाला पेज पढ़ना जैसे रोज का खेल हो गया था। मुझे ये अपने पजल्स वाले सेक्शन की तरह ही लगता था। मैं घर के हर मेंबर के बारे में भविष्यवाणी पढ़ता और उसको उनके जीवन में फिट करने की कोशिश करता। कई बार बात अगर सही नहीं भी बैठती तो बिठाने की कोशिश करता। बुआ, पता है आपके राशिफल में लिखा है कि आपको इस महीने पानी के नजदीक नहीं जाना चाहिए। कुछ दिन और रुक जाओ ना मेरे पास, आपके हॉस्टल से नदी दिखती है ना। मम्मी, पता है आपके राशिफल में लिखा है कि आप इस हफ्ते गरीबों को दान करें तो आपका कल्याण होगा। मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है ना, देखो ना मैं कितना गरीब हो गया हूँ। दादाजी, पता है मेरे राशिफल में लिखा है कि मेरी स्वास्थ्य संबंधी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। क्या इसका ये मतलब है कि मेरे बाइसेप्स 6 इंच के भी हो सकते हैं? और मैं ये किसी से कहता नहीं था, लेकिन रोज राशिफल वाले कॉलम में सबसे पहले पापा वाली भविष्यवाणी पढ़ता था। रोज यही सोचता था कि किसी दिन तो ज्योतिषी जी ये कहेंगे कि इस हफ्ते आपकी शराब की लत छूट जाएगी। इस हफ्ते आप फिर से प्रत्युष के वही पापा बन जाएंगे जो कहीं गुम हो गए थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। नीली कमीज वाली बात भविष्यवाणी में सही क्या निकली? पापा तो बस जैसे भगवत गीता की तरह अखबार के भविष्यवाणी वाले कॉलम में विश्वास करने लगे थे। रोज राशिफल वाले कॉलम से अपने दिन के बारे में सुन के ही ऑफिस जाते। कभी मंदिर में गरीब की मदद करने के लिए लिखा होता, कभी सोमवार का व्रत रखने को। पापा दिन में 2 बार पूरी श्रद्धा से बोतल चढ़ाते और बाकी वक्त राशिफल में जो लिखा होता
पूरी श्रद्धा से करते। और उनकी पीठ पीछे उनकी बूढ़ी माँ, मेरी दादी, जिसने इस उम्र में परपोते और परपोती खिलाने के सपने देखे थे, वो गांव से लाई बेटे की शराब छुड़ाने की तरकीबें इस्तेमाल करती रहती। कभी कोई ताबीज, कभी तकिया के नीचे लोहे का टुकड़ा, कभी दूध में मिला कोई पाउडर, कभी बस पूरे दिल से की गई प्रार्थना। दिन रात यही सोचती रहती, भगवान मेरे बेटे की शराब छुड़वा दे, जिंदगी नहीं। बाबूजी, आज क्या लिखा है राशिफल में? पापा की ऊपर के कमरे से आवाज आई। दादाजी का कोई जवाब नहीं आया। सुबह से चुपचाप ही बैठे थे। सामने अखबार के बगल में कागजों का एक और ढेर रखा था, पापा की मेडिकल रिपोर्ट्स। अभी अभी पड़ोस के डॉक्टर अहमद दे के गए थे। सीढ़ियों से अपने बेटे को नीचे आते सुना तो कोई खामोश छुपा हुआ आंसू जल्दी से अपने सफेद कुर्ते में पोंछ लिया और 13 नंबर पन्ना खोल के बैठ गए। हाँ बाबूजी, क्या लिखा है आज? दादाजी ने कांपते हाथों को स्थिर रखने की कोशिश की, फिर बोले, वृश्चिक, आज आपका दिन अच्छा जाएगा। मित्रों की अच्छी आदतें सीखें और बुरी आदतों से सावधान रहें। आज के दिन उधार लेने और देने से बचें। परिवार के किसी सदस्य से संबंधित अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। पापा पलट के जाने लगे कि दादाजी ने कहा, नन्नू बैठो। दादाजी समझ गए थे कि इस लत पे अब पीछे से नहीं, सामने से वार करना होगा। पापा भी जानते थे कि मामला क्या है। बोले, बाबूजी, दफ्तर के लिए देर हो रही है, वो शाम को तुम बात करने की हालत में नहीं रहते हो नकुल। पहली बार बाबूजी की आवाज में एक मजबूर नाराजगी थी। दादी पूजा करके अभी अभी अपने कमरे से बाहर आई थी। मेरी उम्र का तो कुछ लिहाज कर ले नन्नू, शराब छोड़ दे, वो बोली। दादाजी ने पापा की ओर देखा और बोले, ये बैरिस्टर ब्रह्मदत्त अग्निहोत्री का खानदान है। हमारे यहाँ शराबी नहीं पैदा होते। ओफो बाबूजी, दोस्तों के साथ थोड़ा हंसी मजाक नाश्ता पानी क्या कर लिया, आप लोगों ने तो शराबी बना दिया, हद है। और गुस्से में अपने असली चेहरे से मुंह चुराते हुए पापा स्कूटर की ओर चल दिए। बाकी कुछ सच हो ना हो, शाम तक जैसा राशिफल ने कहा था, एक अच्छी खबर आ ही गई। बुआ की शादी की तारीख आ गई थी। और फिर एक बुरी खबर आ गई। पापा शराब के नशे में ऑफिस के सामने फिसल के गिर पड़े थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। उस रात दादाजी रोए थे। मैं जानता हूं, क्योंकि जब मैं उनको उनके कमरे में पानी देने गया तो उनके नजर दूसरी तरफ करने के बावजूद मैंने उनकी आंखें देख ली थी। बाद में दादी और मम्मी से उनको कहते हुए सुना, अग्निहोत्री खानदान की जिंदगी में शर्म के मौके 3 बार आए थे। पहला तब जब 1952 में घर के मुखिया दादाजी के पापा बैरिस्टर ब्रह्मदत्त अग्निहोत्री ने एक आदमी को बड़े पेचीदा केस में बरी करवाया था और बाद में ही पता चला था कि वो असल में गुनहगार था। दूसरा तब जब दादाजी को बताए बिना घर के नौकरों ने सरकारी बिजली लाइन से तार डाल के बिजली चुरानी शुरू कर दी थी और बिजली विभाग वालों ने दादाजी के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया था। और तीसरा आज जब दादाजी के अपने बेटे मेरे पापा नशे में अपने ऑफिस के बाहर गीली सड़क पे फिसल के गिर पड़े थे। किसी लुटे पिटे शराबी की तरह चारों खाने चित्त मिले थे। पड़ोस के डॉक्टर अहमद का कहना था कि हो सकता है कि ये फिसलन नहीं, लिवर में बढ़ते नुकसान के कारण वो शराब पी के बेसुध होकर गिर पड़े हों। चपरासी उठा के उनको पब्लिक बस तक ले गए थे। एक और चपरासी पीछे पीछे उनकी स्कूटर में आया था। नशा इतना ज्यादा नहीं था जितनी शर्म थी। पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी थी। दफ्तर जाते थे तो पूरी आजादी थी, जो चाहे करो, जब चाहे बाथरूम या स्टोर रूम में जाके शराब पी लो। लेकिन अब तो वो 24 घंटे घर पे थे, जैसे 10 खुफिया कैमरा घर के कोने कोने में लगे हों, ऐसा महसूस करते थे वो।
उनको लगता था जैसे जागते सोते उनके परिवार के सारे लोग बस इस चीज पे निगाह रखे हुए थे कि वो क्या कर रहे हैं। ये सच भी था। घर के सारे लोग सचमुच यही ताड़ते रहते थे कि पापा कहीं शराब तो नहीं पी रहे। लेकिन हेड डिटेक्टिव दादाजी का सख्त आदेश था कि एक तो शराब की बात घर पे ना हो, और दूसरा अगर पापा शराब पीते हुए दिख भी जाएं तो कोई कुछ कहे ना। सबसे दादाजी डेली रिपोर्ट लेते थे। दादाजी कहते, शराब की लत एक बीमारी है। नकुल को शराब के कारण अपमानित मत करो, उसे इस बीमारी से निकलने में मदद करेंगे हम। लेकिन जब तक वो खुद न चाहे, कोई तावीज, कोई दवा थोड़े काम कर सकती है। रोज दादी या दादाजी पापा को हमेशा की तरह राशिफल पढ़ के सुनाते थे। पापा को अब राशिफल में गहरा यकीन होने लगा था। उसमें जो लिखा होता अक्सर उनकी अपनी जिंदगी से वो पूरी तरह मेल खाता था। एक दिन अखबार से चुपके से पता लेके पापा ने ज्योतिषी को एक चिट्ठी लिख दी थी। ये हमको बाद में पता चला। अपने व्यक्तिगत सवाल भी लोग उस ज्योतिषी से पूछ सकते थे और लिखने वाले का नाम बिना छापे उन जवाबों को प्रकाशित किया जाता था। पापा ने पूछा था, आदरणीय ज्योतिषी जी, अपनी कुंडली आपको भेज रहा हूं। क्या मेरी छोटी बहन खुश रहेगी? और मेरा क्या भविष्य है? क्या मैं पोती या पोते का मुंह देखने तक जीवित रह पाऊंगा? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। वृश्चिक। एक दिन दादाजी ने पढ़ा, परिवार में विवाह या जन्मदिन या मुंडन जैसे किसी शुभ कार्य की तैयारी सुचारू रूप से होगी। दोस्तों, ये राशिफल वगैरह में मैं खुद तो विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन जो करते हैं उनकी आस्था का आदर भी करता हूं, उनका हक है ये। अब मेरे ख्याल से तो किसी को राशिफल पढ़ने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही होंगी। अरे भाई, शादी की तैयारियां कभी धीमे धीमे चलती हैं क्या? लेकिन पापा का कमजोर मन अपने हाथों से फिसलती जिंदगी को राशिफल की डोर से थाम लेना चाह रहा था। अपने दिशाहीन जीवन की दिशा उस अखबार के पन्ने पे ढूंढने लगा था। शराब के बाद पापा की सबसे बड़ी लत बन गया था ये राशिफल। रोज वो ज्योतिषी को भेजे गए अपने सवाल के जवाब का इंतजार करते। अक्सर अगर राशिफल में लिखा हुआ उनके जीवन से मेल नहीं खाता तो भी उसको वो खुद से जोड़ने की कोशिश करते। दादी दादाजी से कहती, राशिफल पे इसका विश्वास कुछ हद से ज्यादा होता जा रहा है, इसका भी इलाज ना कराना पड़े। पापा अपने कमरे में पड़े पड़े सोचा करते। शायद ये सोचते होंगे कि कितना कुछ देख नहीं पाए थे वो शराब के कारण। शायद पापा भी शराब छोड़ना चाहते थे, लेकिन शराब उनको नहीं छोड़ रही थी। एक दिन अखबार के राशिफल वाले कॉलम में पापा को वो मिल गया जिसका वो कब से इंतजार कर रहे थे। ज्योतिषी को भेजे गए अपने सवाल का जवाब। सीधा सवाल भेजा था, इसलिए जवाब भी सीधा आया था। आपकी बेटी का भविष्य उज्जवल है और वो बेहद खुश रहेगी, किंतु अगर आपने जुए या शराब की लत न छोड़ी तो कन्यादान नहीं कर पाएंगे। उस शाम पापा बड़ी देर तक छत पे चुपचाप खड़े रहे। अगले दिन नौकर ने बताया, उनके कमरे में बिस्तर के नीचे बोतल के बगल में रखे ग्लास से शराब की बू नहीं आ रही थी। 4 दिन बाद तक उस ग्लास में शराब की एक बूंद तक नहीं दिखी। 1 महीने बाद बुआ की शादी से ठीक 1 हफ्ते पहले जब पापा ने शराब छोड़ दी थी, दादाजी के कमरे की मेज पे 2 लिफाफे रखे थे। एक में पापा की मेडिकल रिपोर्ट थी। जब से उन्होंने शराब छोड़ी थी, सेहत में लगातार सुधार हो रहा था। और दूसरा लिफाफा हमारे अखबार के दफ्तर से था, फटा हुआ आया था। अंदर एक चिट्ठी थी। प्रिय अग्निहोत्री जी, ये 1500 रुपए का चेक पारिश्रमिक के तौर पे स्वीकार करें, इस महीने का ज्योतिष का कॉलम लिखने के लिए। बस इतनी सी थी कहानी।